गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, आज की क्लास में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं FCUW 2024 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूं। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। इंपीरिकल फार्मूला ऑफ रॉक लोड इज डैश डैश वेयर P इज लोड, D is diameter, I is index, L is roof rock load, W is the width of gallery, D बराबर डेंसिटी। कहने का मतलब यहाँ पर रॉक लोड का फार्मूला पूछना चाह रहा है, जहाँ पे P जो फार्मूले में दी गई है वो लोड है, D जो है डायमीटर है, I जो है इंडेक्स है, L जो है रूफ रॉक लोड है, W जो है विड्थ ऑफ गैलरी है और D जो है डेंसिटी है। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला दी गई है, जिसके आधार पर आपको ऑप्शन ए में P बटे में D स्क्वायर, बी में I बटे D स्क्वायर, सी में L बराबर WD, ये ब्रैकेट में 1.7 समथिंग दिया हुआ है, D बराबर। तो ये जो DGMS सर्कुलर 3 बटे 1993 और 6 बटे 1993 की जो ये प्रश्न है, जिसको आपको दिमाग में अपनी बैठानी है, तो उसको समझने से पहले मैं बोर्ड पर समझाऊं उसके पहले आप मिश्रा सर 03 जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और बेल आइकन दबाने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चंस दी गई है, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो अंडरग्राउंड माइनिंग का के लिए हम लोग की जो कोल सीम होती है उसको निकालने के लिए जो सरफेस से, ये आपकी सरफेस है और इस सरफेस से आप जब कोल सीम को निकालने के लिए गैलरी चलाते हैं तो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, RMR निकालते हैं, रॉक मास रेटिंग निकालते हैं। जिसकी कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो अपलोडेड है, जो पहले की मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो चैनल है उसमें, तो उसको वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर RMR निकालते हैं, जो कि आपको मान लेनी है जो भी 50 है या अपने माइंस का जो भी है। तो ये सरफेस से जो रूफ रॉक का जो नीचे में लोड डालता है, ये लोड की जो फॉर्मूला होती है रूफ रॉक लोड जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो अंडरग्राउंड की आपकी ये अगर गैलरी है तो इस गैलरी के ऊपर कितना लोड पड़ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, छत का रूफ रॉक लोड। तो इसके लिए जो DGMS सर्कुलर 3 बटे 1993 या 6 बटे 1993 में जो दी गई है उसमें हम लोग कहते हैं L बराबर, यानी रूफ रॉक लोड बराबर W इंटू डेल इन ब्रैकेट में 1.7 माइनस 0.037 इन ब्रैकेट RMR प्लस 0 पॉइंट, इसको मैं मिटा देता हूं, 0.00002 इन ब्रैकेट RMR का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला दी गई है इसमें आपको ध्यान में रखनी होगी कि वेयर L क्या है। L के लिए आपको याद रखना होगा कि वेयर L इक्वल्स टू रूफ रॉक लोड इन टन पर मीटर स्क्वायर, टन पर मीटर स्क्वायर। W जो होगी, जो कि ये जो गैलरी आपको दिखाई दे रही है, चौड़ाई या ऊंचाई इसकी होगी। तो ये गैलरी है, गैलरी विड्थ है और हाइट है इन मीटर, whichever is greater than, whichever is greater than। तो यहां पर W समझ गए। डेल क्या है, ये डेल जो है रूफ रॉक डेंसिटी बोला जाता है, छत की डेंसिटी बोला जाता है, रूफ रॉक डेंसिटी बोला जाता है, जिसको हम लोग टन पर मीटर क्यूब में लेते हैं, टन पर क्यूब मीटर। जनरली जो छत का जो डेंसिटी होता है वो इंडियन रॉक के लिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर को लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये RMR जो है आपका माइंस का RMR होगी, जो कि निकाली जाएगी या प्रश्न में दी जाएगी, रॉक मास रेटिंग कहलाता है, रॉक मास रेटिंग।
तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, संख्या होती है जिसकी हम बारे में हम जानते हैं। और इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं क्या चीज, रूफ रॉक लोड, जो कि छत की लोड होती है। अब इस संबंध में डीजीएम सर्कुलर को भी पढ़ते हैं, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखनी है। L बराबर W इंटू डेल इन ब्रैकेट 1.7 माइनस 0.037 RMR प्लस 0.0002 RMR का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को ध्यान में रख करके आपको रूफ रॉक लोड निकालनी होगी और उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई करके हम लोग किस टाइप का सपोर्ट हम नीचे से दें ताकि ये जो लोड आ रही है ऊपर से वो जो है बियर किया जा सके। अंडरग्राउंड गैलरी में सपोर्ट का टाइप सिलेक्शन करने के लिए हम लोग उसकी कैपेसिटी जानने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर से मैं स्क्रीन पर आ रहा हूं और FCUW जो 2024 की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे, मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। जो डीजीएमएस सर्कुलर में लिखी गई लाइन है जिसमें कि ये डीजीएमएस सर्कुलर आप जूम करके बड़ा करके देख सकते हैं। वैसे इज लिखा हुआ है क्या चीज़ यहाँ पर, have innumerable plant, two sets of joints are mapped, the prominent one having a, तो ये हम लोग डायरेक्ट आते हैं उसके ऊपर, जैसे पैरामीटर दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है और रेटिंग दी हुई है। तो किसी जगह पे पॉइंट लोड इंडेक्स ऑफ द सिल्टी सैंडस्टोन, जो पॉइंट लोड इंडेक्स सिल्टी सैंडस्टोन की दी गई है, जो इरेगुलर लंप टेस्ट द्वारा किया गया है, 22.65 है। तो पॉइंट लोड इंडेक्स भी हम लोग निकालते हैं P/D स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 317 kg पर, ड्राई डेंसिटी ऑफ द रॉक इज 2.215 टन पर क्यूबिक मीटर, RMR ऑफ द इस लेयर इस सिल्टी सैंडस्टोन इज कैलकुलेटेड एज गिवन बिलो। तो उसको हम लोग कैलकुलेटेड करते हैं RMR का। जैसे लेयर थिकनेस है 6 सेंटीमीटर का, तो उसको रेटिंग 11 देते हैं। स्ट्रक्चरल इंडेक्स है, 2 जॉइंट सेट है उसमें, तो उसकी वैल्यू 6 देते हैं और रेटिंग 17 देते हैं उसकी। वेदरेबिलिटी है तो 89.7% इन सबों को निकालते हैं, उसकी रेटिंग 10 है। और रॉक स्ट्रेंथ 317 kg पर सेंटीमीटर उसके साथ है। ग्राउंड वाटर सीपेज ड्राई है, उसको रेटिंग 10 देते हैं। तो इस तरह से RMR 55 आई है और 55 को रख करके हम लोग रॉक डेंसिटी जो को हम लोग डेल से दिखाते हैं, गैलरी विड्थ जो कि जो प्रश्न में दी गई रहेगी, और ये जो W इंटू डेल लिखे थे 1.7 माइनस 0.037 RMR प्लस 0.0002 RMR का होल स्क्वायर इस फार्मूले में रखते हैं तो 2.15 आती है। और 2.15 के साथ इसमें सपोर्ट रिकमेंडेड फॉर दिस रूफ इज रूफ बोल्टिंग यूजिंग फुल कॉलम सीमेंट ग्राउट with 4 bolt in a row and at 1.2 meter interval with this support system the support resistance provided would be। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की बात कही गई है। जो नंबर ऑफ बोल्ट एक रो में आप कितना दे रहे हैं, तो 4 दे रहे हैं। बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट है उसको 6 टन माना गया है और उसको डिवाइड कर रहे हैं लोड स्पेसिंग से, जो कि लोड स्पेसिंग कितनी है 1.2 है और गैलरी विड्थ उसको हम लोग 3.6 ले रहे हैं। तो इससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो है 5.6 टन पर मीटर स्क्वायर आती है। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने निकाला 5.6 टन पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर सेफ्टी फैक्टर जिसको कहते हैं वो 2.6 लिया जा रहा है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके आप जो है क्या करते हैं, जो आई हुई 5.6 सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप भाग देते हैं फैक्टर रूफ रॉक लोड से, तो वो आ जाती है क्या चीज़ 2.6 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इस तरह से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये प्रश्न में आप जो C नंबर है इंपीरिकल फॉर्मूला रॉक लोड निकालने के लिए वो क्या है, रॉक लोड निकालने के लिए L बराबर WD 1.7 0.037 RMR प्लस 000 पॉइंट के बाद 0002 RMR इंटू RMR। तो यहाँ पर आप C नंबर को टिक लगाएंगे डीजीएमएस सर्कुलर 3/1993 के तहत। फैक्टर ऑफ सेफ्टी व्हाइल डिजाइनिंग द साइज ऑफ, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आने के पहले हम लोग आ जाते हैं 1 नंबर प्रश्न से और वहाँ से हम लोग चालू करते हैं। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने की फार्मूला है। तो ये जो ईयर की प्रश्न है उस पर हम लोग 1 नंबर से आ जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है,
व्हाट इज द पाउडर फैक्टर फ्रॉम ए ब्लास्टिंग कोल फेस इन टन पर केजी, यानी कि कोल फेस में जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं उसका पाउडर फैक्टर पूछ रहा है टन पर केजी में, ऑफ साइज 4.8 मीटर इंटू 2.0 मीटर व्हेन ए डेप्थ ऑफ होल इज 1.5 मीटर, जब गहराई जो है 1.5 मीटर होती है और होल का डेप्थ आप 1.5 मीटर कर रहे हैं, पुल जो है आपको 1.3 मीटर मिल रही है। स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ कोल इज 1.5 टन पर स्क्वायर मीटर। डेंसिटी यहाँ पर स्क्वायर मीटर नहीं होगी, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ कोल इज 1.5 टन पर क्यूबिक मीटर होगी। एक्सप्लोसिव चार्ज पर होल इज 400 ग्राम, पर होल का जो चार्ज दिया है 400 ग्राम दिया है, नंबर ऑफ होल इज 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग बोर्ड में अगर सॉल्व करते हैं तो जो दी गई वैल्यू है सबसे पहले उसको लिखनी पड़ेगी और उसके बाद जो है हम लोग उसको सॉल्व करना है। तो पाउडर फैक्टर क्या होता है आपके दिमाग में होगी कि 1 केजी बारूद के फूटने से जितना टन कोयला निकलता है उसके रेशियो को ही आप क्या कहते हैं, पाउडर फैक्टर कहते हैं। तो आपको गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें तो गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहला चीज आपको दी हुई है जो कि निकालना है पाउडर फैक्टर, पीएफ निकालनी है, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर दिए। दूसरी चीज दी हुई है गैलरी साइज, तो गैलरी साइज लिख लेते हैं, गैलरी साइज। गैलरी साइज क्या दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, 4.8 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है, 4.8 मीटर इंटू कितना दिया हुआ, हाइट 2 मीटर, 2.0 मीटर दिया हुआ है। तो ये हम लोग गैलरी साइज लिख लिए। अब व्हाट इज द क्या लिखा है, डेप्थ, व्हेन डेप्थ ऑफ होल, डेप्थ ऑफ होल दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ होल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, पुल दिया हुआ है, पुल दिया हुआ है वो दिया हुआ 1.3 मीटर, तो पुल लिख लेते हैं, पुल मतलब ब्लास्टिंग के बाद कितना आगे बढ़ा, तो 1.3 मीटर दिया हुआ है वो लिख लिए। और फिर क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी ये दी हुई है कितना, तो 1.5 टन पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर ये दी हुई है। और 400 ग्राम पर होल एक्सप्लोसिव चार्ज, एक्सप्लोसिव चार्ज ये दिया हुआ है कितना, 400 ग्राम पर होल, यानी एक होल में 400 ग्राम आप डाल रहे हैं। और क्या दी हुई है, और दिया हुआ है नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ होल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15। तो जैसे ही आप ये कहते हैं कि पाउडर फैक्टर निकालनी है तो पाउडर फैक्टर की फार्मूला आप लिखते हैं, पीएफ बराबर क्या जी, टोटल टनेज इन वन ब्लास्ट डिवाइडेड बाय टोटल एक्सप्लोसिव यूज्ड इन सेम ब्लास्ट। तो यहां पर जब हम लोग इस टोटल टनेज इन वन ब्लास्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो वो जो आपको दिखाई देती है फेस, जिसमें आपको क्या दिखाई देता है, सामने से देखने पर चौड़ाई दिखाई देती है जो कि 4.8 मीटर है, और जो ऊंचाई दिखाई देती है जो कि 2 मीटर है, ये 2 मीटर, तो इससे एरिया निकलेगी। लेकिन जब आप होल लगाते हैं तो कितना होल लगा रहे हैं, आपको होल तो लग रही है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का कहाँ दी हुई है, 1.5 मीटर का होल डेप्थ ये दिया हुआ है, तो ये तो लग रही है। लेकिन पुल कितना मिल रहा है, तो पुल मिल रहा है 1.3 मीटर। यहाँ पर आप जब फेस एडवांस होगी, फेस जब आगे बढ़ेगी तो 1.3 मीटर का ही ये कोयला आपको भीतर में दिखाई देगा, 1.3 मीटर का ही कोयला पुल हुआ यानी निकला हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से इसकी जो वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे तो इन तीनों का ही गुणा करना पड़ेगा, होल डेप्थ का नहीं गुणा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, तो 1.5 का गुणा कर दीजिएगा, गलत हो जाएगी। तो इसके साथ और ये वॉल्यूम निकलती है और हमको निकालनी है किसमें, टोटल टनेज इन ब्लास्ट इन टन में निकालनी रहती है। तो टन में निकालने के लिए, क्योंकि आप जो निकाल रहे हैं उसके साथ स्पेसिफिक डेंसिटी का गुणा करते हैं। स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.5, तो यहां पर इनटू डेंसिटी होगी,
डेंसिटी। तो और साथ में डिवाइडेड बाय में एक्सप्लोसिव यूज जो आप करते हैं, एक्सप्लोसिव यूज जो कर रहे हैं 400 ग्राम एक होल में की जा रहे हैं, और कितना होल लगा रहे हैं, तो 15 होल लगा रहे हैं। टोटल एक्सप्लोसिव यूज्ड इन सेम ब्लास्ट, तो 400 ये ग्राम है, ध्यान दीजिएगा 400 ग्राम है। इसको आप अगर केजी में बदलना चाहेंगे, क्योंकि आपको इसको टोटल एक्सप्लोसिव यूज्ड इन सेम ब्लास्ट इन केजी में लेते हैं, क्योंकि मैं डेफिनेशन पहले बता चुका हूं कि पाउडर फैक्टर क्या होती है, 1 केजी ब्लास्टिंग होने से जितना आपका कोयला टन में निकलती है, इसलिए इसको हम लोग डेंसिटी से ऊपर में टन निकालने के लिए करते हैं। और ये जो ग्राम है इसको आप अगर केजी में डिवाइड करेंगे, केजी में निकालेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देनी होगी, जो कि 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 इंटू आपका 15 करेंगे तो 15 चौको 60 यानी कि 6 केजी हो जाएगी। अब यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई करें इसको, कितना कितना 2 इंटू 4.8 इंटू 1.3 इंटू डेंसिटी कितना है 1.5। तो इसको गुणा करके आप ये 15 चौको 60 6 केजी आ रही है, तो ये 2 तिया 6 हो जाता है। और इसको भी आप काट देंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगी, 3 छक 18 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग काट लिए। तो यहाँ पर 1.6 मतलब 1.6 इंटू 1.3 इंटू 1.5, इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये टन पर केजी में आपकी पाउडर फैक्टर होगी। तो इसका जो आंसर होगी आप मल्टीप्लाई करके निकाल करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए कि कितनी इसकी वैल्यू आती है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी। तो पाउडर फैक्टर आप समझ गए निकालने के लिए कि कैसे निकाली जाती है। मैं अगले प्रश्न पर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए छोड़ता हूं कि कौन सी आंसर होगी। ए नंबर होगा 1.7, बी नंबर होगा 2.3, सी नंबर होगा 2.7, डी नंबर होगा 2.1, ई नंबर होगा नन ऑफ द एबव। तो कल मैं ये कर्सर ओपन जो मिश्रा सर का जो ये टैग है उसको हटा दूंगा और आप उससे आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या कह रहा है, इफ द बेंच हाइट इज 10 मीटर, बेंच की हाइट 10 मीटर दी गई है, बर्डन 4 मीटर दिया गया है, स्पेसिंग 5 मीटर दी गई है, सबग्रिड ड्रिलिंग 1 मीटर दिया गया है, एक्सप्लोसिव पर होल 110 केजी दिया गया है, डेंसिटी ऑफ रॉक 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर दी गई है, द डिटोनेटर फैक्टर विल बी। तो डिटोनेटर फैक्टर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो जैसे पाउडर फैक्टर हम लोग निकाले थे वैसे ही ओपन कास्ट का दिया गया है। तो ओपन कास्ट का भी डिटोनेटर फैक्टर मतलब एक डिटोनेटर के आवाज होने से कितना क्यूबिक मीटर या कितना टन कोयला, कितना क्यूबिक मीटर आपकी ओबी निकलती है, ओवरबर्डन निकलती है, या कितना टन आपका कोयला निकलता है, उन दोनों के रेशियो को ही आप क्या कहते हैं, पाउडर फैक्टर कहते हैं। तो इसमें जो दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए वैल्यू को सबसे पहले लिखना, उसके बाद उसको कैलकुलेट करना, जो कि नंबर ऑफ डिटोनेटर से आप भाग दे देते हैं और जो आपकी टोटल टनेज आई रहती है उसको निकालते हैं। तो चलिए व्हाट इज द, आपको निकालनी क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो डीएफ निकालनी है। इसको हम लोग डिटोनेटर फैक्टर बोलते हैं। तो डीएफ निकालनी है। अब इसमें दी गई वैल्यू को आपको लिखना पड़ेगा, क्या चीज, बेंच हाइट। इसमें बेंच हाइट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 मीटर, लिख लिए। आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसी तरीके से। बर्डन दिया हुआ है, बर्डन वो कितना दिया हुआ है, तो बर्डन दिया हुआ है ये 4 मीटर दी हुई है, 4 मीटर दिया हुआ है। स्पेसिंग दी हुई है, वो कितना दी हुई है, स्पेसिंग दिया हुआ है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर लिख लिए। और सब ग्रेड ड्रिलिंग, यहाँ पर सब ग्रेड, इसका मतलब भी बता देता हूँ, सब ग्रेड ड्रिलिंग तो ये कितनी दी हुई है, 1 मीटर दिया हुआ है, सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर। एक्सप्लोसिव पर होल ये दिया हुआ है 110 केजी, 110 केजी पर होल। 110 केजी आप एक होल में डाल रहे हैं। और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ रॉक, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ रॉक दिया हुआ है
वो कितना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ रॉक 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर, यानी 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर आप जिसको कह सकते हैं। देन डिटोनेटर फैक्टर, तो डीएफ निकालनी है आपको। तो जैसे मैं कहा कि यहां पर आपको डीएफ की जो फार्मूला होगी, डिटोनेटर फैक्टर की फार्मूला होगी, वो क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल टनेज इन वन ब्लास्ट, या वन होल का दिया हुआ है, नंबर ऑफ होल नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर आप नंबर ऑफ होल का गुणा करने की जरूरत है नहीं। यहां पर वन ब्लास्ट से डायरेक्ट आप जो है निकाल सकते हैं, टोटल टनेज इन वन ब्लास्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिटोनेटर। तो नंबर ऑफ डिटोनेटर तो यहाँ एक ही है, क्योंकि आपको एक ही होल का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप टोटल टनेज इन वन ब्लास्ट जब बात करते हैं तो एक ही होल का आप निकालेंगे। जो आपकी बेंच है, जैसे आपने ये बेंच का टॉप देख रहे हैं, ये क्या है, होल लगा है, ये होल है, और इस होल के चारों तरफ जो बर्डन स्पेसिंग तैयार हो रहा है, ये प्लान में देख लेते हैं, ये होल है और इधर सेक्शन इसका देखते हैं, ये प्लान है आपका, प्लान है और ये सेक्शन है। अब ये जो सेक्शन है, इसमें ये जो रॉक है ये इतनी टूटेगी, इस होल के चलते ये रॉक टूटेगी। ये सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन है, सामने से देखने पर होल दिखाई दे रही है, और ये जो प्लान है ये आपको ऊपर से होल देख रहे हैं तो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बर्डन किसको कहते हैं हम लोग, तो बर्डन जो फेस का एज होता है वहां से पहले लाइन की दूरी को हम लोग बर्डन कहते हैं, और दो होल में, एक लाइन में दो होल के बीच की दूरी को आप स्पेसिंग कहते हैं। तो यहाँ बर्डन जो है आपको 4 मीटर दिया हो गया है, तो हम लोग इसको जो है 4 मीटर ले लेंगे, ये वाला जो है 4 मीटर लेंगे, और ये वाला जो है साइड कितना लेंगे हम लोग, तो 5 मीटर लेंगे, 5 मीटर। तो ये जो है 5 ले लिए और ये जो है 4 ले लिए। तो इससे तो क्या निकलेगी, एरिया निकलेगी, लेकिन डेप्थ जो वॉल्यूम निकालनी रहती है, वो वॉल्यूम निकालने के लिए डेप्थ का मल्टीप्लाई करते हैं, जो बेंच हाइट के बराबर हम लोग ही लगाते हैं, जो कि 10 मीटर दी गई है। यहाँ पे सबग्रेड ड्रिलिंग बताई गई है कि 1 मीटर लेते हैं। बाय द वे बेंच आपको यहीं तक है, तो ये जो होल लग रही है 1 मीटर का आप डेप्थ इसको बढ़ा दे रहे हैं, 1 मीटर का डेप्थ आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बेंच का फ्लोर है, तो बेंच का फ्लोर के नीचे आप तोड़ना नहीं चाहते हैं, लगाते तो हैं ताकि टो न छूटे, लेकिन आप उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं, बेंच के हाइट के बराबर ही तोड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से जो बेंच हाइट आपको दिखाई दे रही है 10 मीटर, वही लेंगे। सब ग्रेड ड्रिलिंग का यहाँ कोई रोल नहीं है, जो 1 मीटर आपने यहाँ लगा रहे हैं यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो इस तरह से जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वो क्या होगी, वॉल्यूम, और इसके साथ जो है आप क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल करके उसकी डेंसिटी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये पर आप जो है जब वॉल्यूम निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है, जो 5 दिया हुआ है इंटू 4 दिया हुआ है इंटू डेप्थ 10 दिया हुआ है, और स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी दी हुई है, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ रॉक 2.5 है। यहाँ पे हम लोग 2.5 डायरेक्ट लिख देंगे, टन में 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर में आएगी, और 1000 से इसको भाग दे दिए तो। और नंबर ऑफ डिटोनेटर, इसमें हम लोग एक ही डिटोनेटर यूज कर रहे हैं, इसलिए जो है हम लोग को ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, एक ही से हम लोग लेंगे, लेकिन बहुत सारे होल दे देते तब उस केस में हम लोग इसको करते। तो अब गुणा कीजिए इसको, तो 5 चौको 20, 20 दहा में 200, और 200 में 2.5 कर दीजिए तो 500 आएगा। तो 500 टन पर डिटोनेटर ये आ रही है, डायरेक्ट गुणा कर दिए, मतलब 500 टन पर डिटोनेटर आ रही है। और पर क्यूबिक मीटर निकालना चाहेंगे तो 5 चौको 20 दहा में 200, 200 क्यूबिक मीटर
पर डिटोनेटर। तो अब इसमें आपको चूज करनी है कि ऑप्शन क्या हो गया, समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग ओपन कास्ट में पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर अपन लोग निकालते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि ऑप्शन इसको टिक कर लेते हैं पहले। यहाँ पर जो कर्सर टैग दी हुई है, टैग को मैं हटाऊंगा तो आपको उसकी सॉल्यूशन यहाँ पर भी दिख जाएगी। तो यहाँ पर आप सी नंबर आंसर को टिक लगाएंगे, जो कि रिपीटेड प्रश्न है। 2021 का 47 नंबर में पूछी जा चुकी है, 2024 में भी पूछी गई है और 47 में भी पूछी गई है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन नंबर ऑफ CMR 2017। कहने का मतलब CMR 2017 में माइनिंग सरदार की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से रेगुलेशन में दी गई है। तो ये आपको 48 में दी गई है। कहने का मतलब जितने भी सब रेगुलेशन नंबर हैं उनका नंबर भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी रेगुलेशन आपसे जब पूछती है तो आप बता सकते हैं। तो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार, द सरदार ऑफ अदर कंपिटेंट पर्सन अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 129 shall subject to order to superior official have responsibility, charge and control of the district of the mine assigned to him by the manager or assistant manager। तो यहाँ पर जो मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर जो असाइन की गई डिस्ट्रिक्ट होती है उसके कंट्रोल, चार्ज के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये जिम्मेवार होते हैं, जो कि सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर पर काम करते हैं, जो रेगुलेशन 129 के तहत अपॉइंटेड होते हैं। वो सरदार की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी 48 में दी गई है। तो आप यहाँ पर 48 जो है टिक लगाएंगे। चलिए बाकी जो नंबर्स हैं उनकी भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ लेनी है, ध्यान में रखनी है, ताकि एग्जामिनेशन को आप निकाल सकें। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, फिर से मैं स्लाइड शो के तहत इसको बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, माइन एसेस एंड एग्रेस आर इंस्पेक्टेड बाई कंपिटेंट पर्सन इन विच पीरियड ऑफ द इंटरवल विच आर कनेक्टेड टू सरफेस। तो माइन जो एंट्री होती है या बाहर निकलने की जो रास्ता होती है, सक्षम व्यक्ति द्वारा जो इंस्पेक्शन की जाती है कितने दिनों के अंतराल में, कितने पीरियड के अंतराल में की जाती है, जो सरफेस से कनेक्टेड होता है। तो ऑप्शन ए दिया है नॉट ग्रेटर देन 14 डेज, बी दिया है नॉट ग्रेटर देन 7 डेज, सी दिया है नॉट ग्रेटर देन 30 डेज, डी दिया है एनी ऑफ द एबव, ई नंबर नन ऑफ द एबव। तो जैसे ही आप ये माइन एग्रेस एसेस की बात करते हैं तो आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कुछ रेगुलेशन नंबर 75, जिसमें पीरियोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट, इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट्स की बात किया गया, जिसमें पहले नंबर ही सब रेगुलेशन में बताई गई है कि मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, एवरी शाफ्ट, इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट्स प्रोवाइडेड एज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन 71 शैल बी एग्जामिन्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी 7 डेज, 7 दिन में ओवरमैन या अदर कंपिटेंट पर्सन से गिद है। तो इस तरह से बी नंबर को आप टिक लगाते हुए आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। व्हाट इज द मैन होल साइज विच आर मेंटेन्ड इन हॉलेज रोडवे फॉर टेकिंग शेल्टर हु रिपेयर। तो यहाँ पर जब रिपेयर और मेंटेनेंस के कार्य में लगे जो हॉलेज रोडवे में लोग होते हैं, जब रस्सा आने जाने का काम करता है या हॉलेज आने जाने का काम करता है, चालू रहती है, तो उसमें मैन होल बनी हुई रहती है। मैन होल की साइज पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है 1.8 मीटर इंटू 1.2 मीटर इंटू 0.75 मीटर, बी नंबर कह रहा है 1.8 मीटर इंटू 1.2 मीटर, 0.9 मीटर, 1.8 मीटर इंटू डी, सी नंबर कह रहा है 1.8 मीटर इंटू 1.2 मीटर इंटू नॉट ग्रेटर देन 0.75 मीटर बट ग्रेटर देन 0.5 मीटर, डी कह रहा है नन ऑफ द एबव, ई कह रहा है 18, जो मैं फिर से उसको लेके आता हूं। तो यहाँ पर ई नंबर 1.8 मीटर, 1.2 मीटर, 0.75 मीटर और 0.9 मीटर। तो जैसे ही आप ये कहते हैं तो रेगुलेशन नंबर जो 92 दी गई है, जो हॉलेज रोडवे में सेफ्टी डिवाइसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, चाहे कोई भी एग्जाम आप देते हो। तो उसमें जो हॉलेज रोडवे की मैन होल की बात जो की जाती है, तो मैन होल का पिक्चर आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, जिसमें कही गई है कि किसके तहत, जो आपका रेगुलेशन 92 के तहत। तो रेगुलेशन 92 के तहत हम लोग मैन होल का जो पिक्चर बनाते हैं, ये अगर रूफ है और ये जो है आपका साइड है, तो ये आपका अंडरग्राउंड गैलरी है, या जिसको आप इंक्लाइन या रोडवे बोलते हैं, अंडरग्राउंड गैलरी है। तो इसमें जो ये साइड है, जिसको हम लोग साइड पिलर या साइड कहते हैं, तो इसमें जो मैन होल बनती है, जिसमें मैं यहाँ पर अगर बनाने का प्रयास करूं, तो ये जो है आपकी मैन होल की साइज इस तरीके से तैयार होती है, जिसमें कि ये आपको डेप्थ दिखाई देगी। तो
ये जो आपको मैन होल बनती है, तो इस मैन होल में आप कहते हैं कि जो इसकी हाइट होगी कितनी होगी, हाइट हम लोग आदमी के ऊंचाई के हाइट के इक्विवेलेंट रखते हैं, जो कि 1.8 मीटर कहा जाता है। तो ये 1.8 मीटर हो गए। जब हम लोग डेप्थ की बात करते हैं, तो ये जो डेप्थ है ये कहा गया है, डेप्थ जो कि गहराई की बात करेंगे, ये 1.2 मीटर कहा गया है। और जब चौड़ाई की बात की जाती है, जो आप सामने से दिखाई दे रही है, तो ये जो है 0.75 मीटर से ग्रेटर देन कहा है, बट यहां पर कहा गया है नॉट ग्रेटर देन 1.0 मीटर। तो 1.0 मीटर कहने वाला, ताकि इसमें जाकर के लोग शरण ले सकें, तो 1.0 मीटर कहने वाला जो ऑप्शन है कोई नहीं है। अब वहां पर कोई गलत ऑप्शन आप चूज ना कर लें, दिमाग में परमानेंटली बैठा लें कि जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ा नहीं होनी चाहिए। तो 1 मीटर देने वाला कोई नहीं है, तो ऑप्शन में जो 1 मीटर देने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो इस तरह से मैं अगर एक कर्सर हटा दूं, तो ये कर्सर में आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा, CMR 92 का 12 नंबर। मैन होल सेल बी नॉट लेस देन 1.8 मीटर, ऊंचाई 1.8 मीटर से कम नहीं होगी, हाइट 1.2 मीटर से एंड 1.2 मीटर से डेप्थ कम नहीं होगी, एंड नॉट लेस देन 0.75 मीटर बट नॉट मोर देन 1 मीटर। तो यहाँ पर 12 नंबर 92 का 12 नंबर के तहत आंसर डी, नन ऑफ दी एबव को हम लोग टिक लगाएंगे। चलिए मैं स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूँ और फिर से अगले प्रश्न पर आते हैं, जो क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन रनवे स्विच एंड स्टॉप ब्लॉक विच इज इंस्टॉल्ड इन द इंक्लाइन हॉलेज रोडवे। तो यहाँ पर हॉलेज रोडवे का ही प्रश्न 92 रेगुलेशन से पूछी गई है। ऑप्शन ए कह रहा है इस रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक के बीच की दूरी पूछी जा रही है। ऑप्शन ए कह रहा है नॉट ग्रेटर देन 1 लूस एंड 10 मीटर, बी कह रहा है नॉट लेस देन 1 लूस एंड 10 मीटर, सी कह रहा है नॉट ग्रेटर देन 1 लूस एंड 20 मीटर, डी कह रहा है नॉट लेस देन 1 लूस एंड 20 मीटर। यहाँ पर ई कह रहा है ए एंड सी बोथ। तो यहाँ पर जब आप 92 रेगुलेशन जब आप देखते हैं 92 का 4B नंबर, तो कहा गया है एक लूस से तो अधिक होनी चाहिए। क्या ये जो रनवे स्विच होती है, एक लूस से जो रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक होती है, एक लूस से तो अधिक होनी चाहिए, लेकिन एक लूस प्लस 10 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दिमाग में बात रखनी पड़ेगी, ताकि जब भी एक्सीडेंट ऐसा होता है जिसमें कि रस्सा टूट जाती है या कपलिंग निकल जाता है, तो वो जो आपकी लूज है वो स्टॉप ब्लॉक से पार होने के बाद रनवे स्विच को ऑपरेट करने से वो वहीं पे ड्रिल्ड हो जाए और एक लूज उसमें समाहित हो जाए, इसलिए एक लूज से अधिक बोली गई है। तो ये 92 का 4 नंबर जब हम पढ़ेंगे, एटलीस्ट 1 रनवे स्विच और अदर इफेक्टिव कंट्रीवेंस बिलो द फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक और अदर इफेक्टिव कंट्रीवेंस एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 लेंथ ऑफ द सेट। जो 1 लेंथ ऑफ द सेट जो होगी, सेट या ट्रेन ऑफ टब जो होता है, उससे एक लूस से अधिक ही होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट सच डिस्टेंस शैल नॉट एक्सीड द लेंथ ऑफ द सेट और ट्रेन ऑफ टब बाय मोर देन 10 मीटर। तो एक लूस से तो अधिक होना चाहिए, लेकिन सेट ऑफ टब या ट्रेन का 10 मीटर से प्लस 10 मीटर से ज़्यादा नहीं चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रीजनल इंस्पेक्टर बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग सो रिक्वायर द स्टॉप ब्लॉक एंड रनवे स्विच विच आर इफेक्टिव कंट्रीवेंस एफोर्सेट शैल बी इंटरकपल्ड। वो जो है एक दूसरे के इंटरकपल्ड होना चाहिए, सो दैट द रिमेन साइमल्टेनियसली इनइफेक्टिव, ताकि वो इनइफेक्टिव ना हो सके। यहाँ पे नॉट ग्रेटर देन 1 लूस एंड 10 मीटर, आंसर ए को देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्या कह रहा है, इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन हैविंग एन एवरेज मंथली आउटपुट इन एक्सेस ऑफ 15,000 टन and having open cast working with an average monthly material handled in excess of 50,000 cubic meter of large size, the manager shall be assisted in the work of the promoting safe practice in the mine by what number of safety officers, who shall be a person holding a first class manager certificate not restricted to open cast only। कहने का मतलब कि बिलो ग्राउंड माइन है जहां पर मंथली आउटपुट औसतन 15,000 टन से अधिक है, जो ओपन कास्ट एंड हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग, जहां पर कि
अंडरग्राउंड वर्किंग के साथ ओपन कास्ट वर्किंग भी है, जहां पर एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल की जो हो रही है 50,000 क्यूबिक मीटर हो रही है। तो अंडरग्राउंड भी है, ओपन कास्ट भी है। अंडरग्राउंड से आप 15,000 टन पर टन निकाल रहे हैं मंथली एक महीने में, और इसी तरह से एक महीने में या 50,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा निकाल रहे हैं। द मैनेजर सेल असिस्ट, मैनेजर को सहायता करने के लिए, सेफ वर्क प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए माइन में नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, कितनी संख्या में सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट की जाएगी। हु सेल बी पर्सन होल्डिंग, जो कि फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट वाला होगा, जो नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट ओनली के लिए, नॉट मतलब कि केवल वो उसका सर्टिफिकेट जो होगा रिस्ट्रिक्टेड वाला नहीं होना चाहिए। तो इसमें सेफ्टी ऑफिसर की संख्या पूछा है कि एक होगी कि दो होगी, तीन होगी, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय मैनेजर होगी, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीआईएम होगी। तो जब कानून नंबर हम लोग 29 क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर की बात करते हैं, जिसमें कि ये बात बताई गई है कि इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन द एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ विच एक्सीड्स 5,000 टन, और इन एवरी ओपन कास्ट माइन हैविंग एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल ऑफ विच एक्सीड्स 20,000 cubic meter, provided further that where the chief inspector is of an opinion that due to large size of the mine, यहाँ पर ऊपर में प्रश्न में लार्ज साइज ऑफ द माइन दी हुई है, लार्ज साइज ऑफ द माइन, और ड्यू टू अदर कंडीशन एग्जिस्टिंग एट ए माइन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेफ्टी ऑफिसर टू अटेंड टू हिज ड्यूटी बाय हिमसेल्फ, ही मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड देयर इन रिक्वायर द अपॉइंटमेंट ऑफ सच नंबर ऑफ persons holding such qualification as specified in the order to assist the safety officer। तो यहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर के ऑर्डर पर यहाँ पर एक नंबर तो होनी चाहिए कि 5,000 से अधिक है, जो कि 15,000 है, और ओपन कास्ट में 20,000 से अधिक है, तो यहाँ पर आपके माइंस में इस प्रश्न में 50,000 है। तो यहाँ पर एक तो होनी चाहिए, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर अगर ऑर्डर देते हैं तो उस केस में एक से अधिक संख्या में सेफ्टी ऑफिसर को असिस्ट करने वाला होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर एक नहीं देंगे ना तो गलत हो जाएगी, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीआईएम देना होगा, ई नंबर को टिक लगानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एज पर सीएमआर 2017 शेड्यूल व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर डेंजर प्लान, वाटर डेंजर प्लान का कलर क्या होना चाहिए। ए नंबर ब्लू, बी नंबर ब्लैक, सी नंबर रेड, डी नंबर इन बॉन्ड साइनर, ई नंबर नन ऑफ द एबव। तो पांचों में से कौन सी होगी। जैसे ही हम लोग वाटर डेंजर प्लान की बात करते हैं तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए रेगुलेशन नंबर 64 का 1 का ई और साथ में 65 का 1 का जी। तो 65 का 1 का जी में ही वाटर डेंजर प्लान के बारे में बताई गई है, लेकिन वाटर डेंजर प्लान कौन सी कलर में होगी वह प्लान का कलर नहीं दिया हुआ है। वो वाटर डैम का कलर शेड्यूल में पीछे साइड दी गई है, लेकिन वाटर डेंजर प्लान का कलर नहीं दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर आप नन ऑफ दी एबव, या आपको जो व्हाइट ड्यूरेबल पेपर कहा गया है तो व्हाइट देता तो उस पर हम लोग एक बार सोच सकते थे। देखिए ई नंबर क्या कह रहा है, 64 का 1 का ई, बी प्रॉपरली इंक्ड, मतलब प्लान जो होगी वो प्रॉपरली इंक्ड किया हुआ है इन ए ड्यूरेबल पेपर, विश्वसनीय पेपर पर होगी, ट्रेसिंग क्लॉथ और ऑन पॉलिस्टर फिल्म पर होगी, एंड बी केप्ट इन गुड कंडीशन में रखने की बात 1 का ई में कहा गया है। दूसरा नंबर में क्या है, द कन्वेंशन शोन इन द शेड्यूल शैल बी यूज्ड इन द प्रिपेयरिंग ऑल प्लान्स एंड सेक्शंस रिक्वायर्ड बाय दिस रेगुलेशन। तो इसमें भी यही कहा गया है कि इस रेगुलेशन के अंत में जो दिया गया शेड्यूल है उसमें जो बताई गई सिंबल्स हैं, कन्वेंशन है, उन्हीं का उपयोग करनी है। तो यहाँ पर वाटर डैम का दिया हुआ है जो बर्न साइना कलर की है, लेकिन वाटर डेंजर प्लान का नहीं दिया है, इसलिए नन ऑफ द एबव ई नंबर को टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रही है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इन एचईएमएम वर्क प्लेस। मतलब जहां ओपन कास्ट माइंस में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी काम करती है उसके कार्यस्थल पर लाइटिंग का स्टैंडर्ड क्या होगा, जिसको पढ़ते के साथ दिमाग में आनी चाहिए रेगुलेशन नंबर 178 जिसमें दी तो नहीं गई है, जिसमें चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित करने के लिए कहा गया है।
और चीफ इंस्पेक्टर उसके लिए निर्धारित कर चुके हैं प्रशांत कुमार सरकार साहब 2018 में ही 1 अक्टूबर को। जो मैं ये छोटी दिखाई दे रही है, इसको मैं अगर बड़ा कर दूं तो आपको और स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो ये जो आपको स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं, तो इसमें जब आप बड़ा करते हैं तो इस टेबल से 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछी जा रही है, हर साल पूछी जा रही है, आपको उसको दिमाग बना लेना है। 981 जो प्रशांत कुमार सरकार साहब ने इसको अप्रूव कराया है जीएसआर जनरल स्टैट्यूटरी रूल के तहत, तो इसमें पहले लाइन में ही वर्क प्लेस ऑफ HEMM या और मैनुअल वर्क प्लेस है, दोनों जगह पर 15 लक्स हॉरिजॉन्टल और 25 लक्स वर्टिकल की बात की गई है। तो 15 लक्स हॉरिजॉन्टल और 25 लक्स वर्टिकल कौन सा ऑप्शन में है? ए में है। ए को ही हम लोग टिक लगाएंगे, लेकिन ये यही प्रश्न तो नहीं पूछी जाएगी, इसमें से कोई भी रो का प्रश्न पूछी जाएगी। जो अगले प्रश्न में भी 3 प्रश्न पूछी गई है, जैसा कैंडिडेट लोग पिछले साल के हमारे पास जो पढ़ रहे थे उन्होंने बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए, उसी से रिलेटेड है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इन वर्कशॉप एट सरफेस? सरफेस में जो वर्कशॉप होती है उसकी लाइटिंग का स्टैंडर्ड क्या होता है? तो जैसे ही आप जीएसआर 981 पढ़ते हैं, उसमें 8वां नंबर का रो में इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन वर्कशॉप की बात कही गई है। 100 लक्स हॉरिजॉन्टल और 50 लक्स वर्टिकल, मतलब धरती पर जो है 100 लक्स की लाइट पड़नी चाहिए वर्कशॉप में। उसी तरह से यहाँ पर भी जो आपको डीजीएमएस सर्कुलर 2016 है का 7वां सर्कुलर नंबर है, टेक्निकल सर्कुलर नंबर, उसमें भी बताई गई है कि वर्कशॉप में कितनी लाइटिंग होनी चाहिए। तो आप देखेंगे सरफेस वर्कशॉप यहाँ पर लिखी हुई है 100 लक्स हॉरिजॉन्टल, 50 लक्स वर्टिकल, तो दोनों में सेम है, चाहे अंडरग्राउंड की हो चाहे ओपन कास्ट की हो। तो 100 लक्स हॉरिजॉन्टल सी नंबर को टिक लगाते हुए 50 लक्स वर्टिकल, उसको आप आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 11 पे। यहाँ पर जो पूछी गई है उसको मैं छोटा करके स्लाइड शो के तहत पहले इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, उसके बाद जो है आता हूँ। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इन रैंप इन ओपन कास्ट माइन? रैंप में स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग क्या होनी चाहिए? जब आप रैंप की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में 10 लक्स, बी में 20 लक्स हॉरिजॉन्टल, सी में 15 लक्स हॉरिजॉन्टल और 25 लक्स वर्टिकल दिया है, डी में 20 लक्स वर्टिकल दिया हुआ है, ई में नन ऑफ द अबव दिया है। तो जीएसआर 976 का 7 नंबर जिसको हम लोग को याद रखना होगा, 976 का 7 नंबर सीएमआर 101 के तहत, सीएमआर 101 और साथ ही जीएसआर 981 1 के फर्स्ट रो में जो दिया गया है उसी की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो सीएमआर 101 जहाँ पर ट्रैफिक रूल रोड्स एंड ट्रैफिक रूल नहीं, रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो दी गई है, उसका हम लोग अगर बात करते हैं जीएसआर की, तो जीएसआर में जो 7वां नंबर है उसमें ग्रेडियंट ऑफ रैंप, अब बड़ा करके इसको देख सकते हैं, मैं स्लाइड शो के तहत इसको बड़ा कर देता हूं। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है 7वां नंबर जिसमें कहा है ग्रेडियंट ऑफ रैंप शैल नॉट बी स्टीपर देन 1/10। तो रैंप का ग्रेडियंट 1/10 से अधिक नहीं होना चाहिए। इट्स लेंथ शैल बी नॉट बी मोर देन 50 मीटर, इसका लंबाई भी 50 मीटर से 1 स्ट्रेच में नहीं होना चाहिए। रैंप शैल बी यूज्ड फॉर द क्राउलर माउंटेड मशीन, मतलब कि जो भी चेन पर चलने वाली मशीन होगी वही केवल यूज की जाएगी, ओनली, नॉट फॉर टायर माउंटेड मशीन। ये जो है टायर, इस पर टायर माउंटेड मशीन इस पर नहीं चलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर रैंप के बारे में बताई गई है, लेकिन लाइटिंग के बारे में नहीं बताई गई है। तो लाइटिंग के लिए जो HEMM जो चलती है उनकी जो हम लोग 15 लक्स हॉरिजॉन्टल और 25 लक्स वर्टिकल की बात करते हैं, तो वही जो है HEMM रैंप वाली प्लेस पर वर्क प्लेस ऑफ HEMM जो बताई गई है, यहाँ पर हम लोग आंसर सी को टिक लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन टू डिसकंटिन्यूटी इंटरसेक्ट इन द बेंच ऑफ ओपन कास्ट माइन देन पॉसिबल फेल्यूर टाइप, यानी कि जब दो डिसकंटिन्यूटीज इंटरसेक्ट करते हैं ओपन कास्ट माइन के बेंच में, तो पॉसिबल फेल्यूर कौन सा होता है? टॉपलिंग होता है, प्लेन वेज फेल्यूर होता है, प्लेनर होता है, वेज फेल्यूर होता है, एनी ऑफ द अबव होता है। तो यहाँ पर जब डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हमारा जो रॉक होता है, पत्थर होता है या कोल सीम होता है, हम लोग मानते हैं कि ये सब सेडिमेंट्री रॉक के तहत ही पाए जाते हैं। एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में एक गैप होता है जिसको ही हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूटी।
कंटिन्यूटी के उल्टा डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी अगर एक लेयर ऐसे जा रही है और दूसरी लेयर उसी को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर कौन सा फेल्यूर ओपन कास्ट माइंस में होने की संभावना रहती है, जिसके बारे में हम लोग को मिश्रा सर का जो माइनिंग क्लास का यूट्यूब चैनल है जिसमें अपलोडेड है, अभी हम लोग मिश्रा सर के 03 यूट्यूब चैनल को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पे प्लेनर फेल्यूर डिसकंटिन्यूटी इंटरसेक्ट इन द बेंच ऑफ ओपन कास्ट माइन। तो यहाँ पर हम लोग प्लेनर फेल्यूर तो ये आपके सामने दिखाई दे रही है वेज फेल्यूर। ए वेज फॉर्म्स व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सरफेस सच एज बेडिंग फॉल्ट मीट एट द एंड एट द ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड। तो ये इंटरसेक्ट करते हैं तो वेज फेल्यूर होती है। तो प्लेन वेज फेल्यूर तो यहाँ पर डी नंबर को टिक लगाएंगे। वैसे ये देखिए प्लेनर फेल्यूर का पिक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वेज फेल्यूर का पिक्चर दिखाई दे रहा है, और ये टॉपलिंग फेल्यूर का दिखाई दे रहा है, एक सर्कुलर फेल्यूर का दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप बेंच फेल्यूर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास कहेंगे तो भी निकल जाएगी। और मिश्रा सर की 03 में ये तीसरी वीडियो अपलोड हो रही है। इस तरह से कंटिन्यू आप मिश्रा सर की 03 वीडियो को देख करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का करिए, डीजीएमएस के एग्जामिनेशन को निकालिए, सर्टिफिकेट गेन करके प्रमोट होइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस इन 4 हेडिंग डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट। 4 हेडिंग डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती है? ए नंबर 9, बी नंबर 10, सी नंबर 11, डी नंबर 12, नन ऑफ दी अबव। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर बात आकर के करना चाह रहा हूँ कि बोर्ड एंड पिलर मेथड से बोर्ड पर आकर के बता रहा हूँ कि जैसे ही आप बोर्ड एंड पिलर मेथड से जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट तैयार करते हैं और उसमें जो फेस तैयार होती है उसमें आपको प्लान ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि कितनी 4 हेडिंग डिस्ट्रिक्ट बनानी है, तो एक लाइन आपको एक हेडिंग बता रही है, एक गैलरी बता रही है, दूसरा हेडिंग हो गया, तीसरा हेडिंग हो गया, ये चौथा हेडिंग हो गया, 4 हेडिंग का चला रहे हैं। अभी 4 हेडिंग में डी प्राइस गैलरी भी चलाते हैं, तो डी प्राइस गैलरी चला रहे हैं यहाँ से, और इस तरह से इसको आप बना देते हैं क्या चीज, पिलर और गैलरी का नेट जाल तैयार कर देते हैं और डिस्ट्रिक्ट तैयार हो जाती है। लेकिन ये गैलरी जो बढ़ती है, इस गैलरी में आप आगे देखते हैं कि ये जो जंक्शन पर पहुंचती है, तो जंक्शन पर पहुंचने के बाद ये डीप गैलरी यहाँ से चालू हो सकती है और लेवल गैलरी चालू हो सकती है। उसी तरह से ये जब चलेगी तो यहाँ पर राइज गैलरी चल सकती है, डीप गैलरी चल सकती है, लेवल गैलरी चल सकती है। 3 गैलरी यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर भी आपकी 3 गैलरी बन रही है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्या 2 गैलरी किनारे में बनती है। तो ये तीसरी जो है जिसको हम लोग कहते हैं 3n-2, तो जो नंबर ऑफ फेस होती है, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस कहेंगे, ध्यान रखेंगे, मैक्स नंबर ऑफ फेस 3n-2 के फार्मूला से निकाल लीजिए, या तो आप जो है इस तरह से प्लान ड्रॉ करके प्रूफ भी कर सकते हैं। n जो है क्या है, यहाँ पर हेडिंग है, नंबर ऑफ हेडिंग है, तो 4 दिया हुआ है, तो 4 दिया 12 में से 2 घट गया, कितनी हो जाएगी 3 × 4, 4 दिया 12 -2, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 दिया 12 -2 यानी कि 10 नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस हो रहेगा। अब यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10। इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस जो हो रही है प्लान बना करके आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, 10 हो सकती है। तो इस तरह से आप बोर्ड एंड पिलर मेथड में मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आंसर जो ऑप्शन होगी इसमें कौन सी होगी, बी होगी, बी को टिक लगाइए, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुकी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करेगा, व्हाट इज द परमिसिबल रेस्पिरेबल डस्ट इन योर माइन ऑफ सिलिका इज 10% फाउंड इन द 12 आवर बेसिस सैंपल टेकन। तो जैसे ये सिलिका का यहाँ पर परमिसिबल रेस्पिरेबल डस्ट की बात करते हैं, तो 1% दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है, 0.75% दिया हुआ है, 0.3% दिया हुआ है। तो जैसे ही आप ये बात करते हैं कि परमिसिबल एयर बर्न डस्ट की चर्चा कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 143 का दूसरे नंबर सब रेगुलेशन में की गई है, जिसमें पीएल मतलब परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट की जो बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है 10 अपॉन सिलिका %। वैसे कहा गया है
क्या चीज कि 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि सिलिका फ्री सिलिका जो कंटेंट होगी वो 5% से कम है। लेकिन 5% से सिलिका जो है ज़्यादा हो जाती है, तो जैसे यहाँ 10% दिया हुआ है, तो 10% दिया हुआ है तो 10 बटे हम लोग जो है ये 10 कर देंगे, लेकिन 1 आएगी 1 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। लेकिन जैसे ही आप 1 मिलीग्राम टिक लगाइएगा गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 12 आवर बेसिस पर कहा गया है। तो ये जो आप निकली है 8 आवर बेसिस ऑफ 8 आवर बेसिस, ये जो निकली हुई है 8 आवर बेसिस पर, ध्यान रखिएगा रेगुलेशन नंबर 143 का दूसरा नंबर में बताया गया है 8 आवर बेसिस के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछी गई है 12 आवर, 4 घंटा इसमें अधिक देर तक ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर रखी गई है। तो ये ऑन 8 आवर बेसिस पर ये निकला हुआ है। आपको 12 आवर पर निकालनी है तो 12 पर 4 आवर इसमें प्लस करनी पड़ेगी, 4 आवर प्लस करनी पड़ेगी, मतलब आधा इसको और करना पड़ेगा। तो 1 मिलीग्राम प्लस 0.5 ये और इसमें बढ़ जाएगी, तो 12 आवर जो होगी वो 0.5 कर दिए ऑन इस पर 12 आवर बेसिस पर, 12 आवर बेसिस पर। तो इस तरह से ये 1.5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर ये पीएल आएगा, परमिसिबल लिमिट ऑफ द एयरबोर्न डस्ट, रेस्पिरेबल डस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन 1 को अगर टिक लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगी। नहीं समझ में आती है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, जहां तक है समझ में आ गई होगी परमिसिबल लिमिट कैसे निकालनी है। तो ये जो व्हाट इज द परमिसिबल रेस्पिरेबल डस्ट, जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, व्हाट इज द परमिसिबल रेस्पिरेबल डस्ट इन योर माइंड ऑफ इफ सिलिका इज 10% फाउंड इन 12 आवर बेसिस सैंपल टेकन। तो यहाँ पर 1%, 2%, 0.75%, 0.5%, यहाँ पर 1% अगर टिक लगाते हैं तो गलत हो जाएगी। तो इस तरह से आप नन ऑफ द एबव को टिक लगाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ टोटल डस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोन डस्ट बैरियर इन बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इफ गैलरी साइज इज 4.2 मीटर इंटू 2.5 मीटर इन डिग्री सेकेंड गैसी माइंस। ए नंबर 4225 kg, बी नंबर 4205 kg, सी नंबर 4095 kg, डी नंबर 4905 kg, ई नंबर नन ऑफ द एबव। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो CMR 146 के अनुसार हमको एक्सप्लोजन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, हेल्थ एक्सप्लोजन हजार्ड को रोकने के लिए हमको स्टोन डस्ट बैरियर लगानी पड़ती है। और स्टोन डस्ट बैरियर में नंबर ऑफ सेल्फ्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्फ्स होते हैं, और एक सेल्फ पर कितनी डस्ट लोड की जाएगी उसको भी कैलकुलेट करनी रहती है। साथ ही गैलरी के साइज के हिसाब से DGMS सर्कुलर में इस बात की चर्चा की गई है, GSR में इस बात की चर्चा की गई है। स्टोन डस्ट बैरियर की, स्टोन डस्ट बैरियर की जब बात करते हैं तो गैलरी साइज आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये गैलरी साइज आपको दी हुई है। मैं अगर देख लूं इसमें तो गैलरी साइज आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, तो 4.2 और 2.5 मीटर दी हुई है। तो ये जो फेस दिखाई दे रही है, इस फेस का जब एरिया निकालते हैं तो वो उस DGMS सर्कुलर में क्या बोला गया है कि जो बोर्ड एंड पिलर मेथड होती है, बोर्ड एंड पिलर मेथड में जो स्टोन डस्ट की मात्रा होती है वो हैवी स्टोन डस्ट, हैवी टाइप SDB स्टोन डस्ट बैरियर लगाने की बात की जाती है। हैवी टाइप स्टोन डस्ट बैरियर में जब बात की जाती है तो इसमें कहा गया है 390 kg पर स्क्वायर मीटर, मतलब गैलरी के पर स्क्वायर मीटर पर रेट ऑफ लोडिंग जिसको हम लोग कहते हैं, रेट ऑफ लोड, तो ये 390 kg पर स्क्वायर। कहने का मतलब कि 4.2 इंटू 2.5 इंटू 390, इन तीनों को आप गुणा कर दीजिएगा तो ये 4095 आता है। इतनी केजी यानी कि 4 टन, 1 क्विंटल, कहने का मतलब 1 क्विंटल की एक बोरी है तो यहाँ पर 41 बोरी आप स्टोन डस्ट सरफेस से लेकर के अंदर में जाएंगे। और वो जो सेल्फ लगी रहती है जिसमें हम लोग कहते हैं कि अगर ये जो हैवी टाइप का स्टोन डस्ट बैरियर होती है, हैवी टाइप का स्टोन डस्ट बैरियर में 1/3 जो होता है वो लाइट सेल्फ होता है, लाइट सेल्फ होता है, और 2/3 जो होता है ये हैवी सेल्फ होता है, हैवी सेल्फ होता है। सेल्फ अलग है, स्टोन डस्ट बैरियर अलग है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी आप लाइट सेल्फ लगाते हैं उसमें आप लोड किस हिसाब से करते हैं, 30 kg पर मीटर लेंथ ऑफ सेल्फ, पर मीटर लेंथ ऑफ सेल्फ जो कि यहाँ पर 4 मीटर
4.2 मीटर है, तो यहाँ पर हम लोग 10 सेंटीमीटर इधर से छोड़ते हैं, 10 सेंटीमीटर इधर से छोड़ते हैं, तो इस तरह से जो सेल्फ होती है वो 4 मीटर की होती है। तो 4 मीटर में ये लाइट सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो 1 मीटर में 30 केजी, 4 मीटर में कितना, 30 चौको 120 केजी। तो लाइट सेल्फ अगर लगा रहे हैं, लाइट सेल्फ लगा रहे हैं, तो ये जो है 120 केजी इसके ऊपर लोड करनी है। उसी तरह से हैवी सेल्फ अगर लगा रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कितनी, इसको मैं अगर नीचे वाला मिटा देता हूं, तो ये 60 केजी, 60 केजी पर मीटर लेंथ होती है। 60 केजी पर मीटर लेंथ होती है, मतलब 1 मीटर में 60 केजी देनी है अगर हैवी टाइप सेल्फ, 2/3 हैवी सेल्फ अगर लगा रहे हैं तो हैवी सेल्फ इसमें नहीं लगाएंगे, दूसरी वाली लगाएंगे। तो 60 में आपको गुणा करनी होगी कितने के, 4 का 6 चौको 24, 240 केजी आपको हैवी सेल्फ में देनी है। तो इस तरह से मिश्रा सर माइनिंग क्लास वाली जो यूट्यूब चैनल है उसमें अपलोडेड है। आप मिश्रा सर की 03 में ये आप देख रहे हैं ईयरली क्वेश्चंस, जो कि आप प्रतिदिन आप इसको सॉल्व करेंगे, जो विगत वर्ष में आई हुई क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, 4095 जो सी नंबर है, और जो ये ब्लू लिंक दी हुई है, आपको इसको दबाने से चालू तो नहीं होगी, लेकिन आप जब उसमें सर्च करेंगे तो ये निकलेगी। साथ ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस मिश्रा सर माइनिंग क्लास में जो चल रही है, जिसको स्पेशल क्लास के तौर पर आपको दिखाई दे रही है। अभी माइनिंग सरदार का चल रहा है, जिसमें कि 3 से 16 तक ये चलेगी। 17 तारीख से 17 मार्च से 30 मार्च के बीच में वर्किंग का होगा, लेजिस्लेशन का होगा 31 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में, और मशीनरी का होगा 14 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में। फिर नई बैच बनेगी 27 अप्रैल 28 अप्रैल के बाद से। और रेगुलर क्लासेस की ये जो चल रही है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दी हुई है यहाँ पर 9308063015 पर कॉन्टैक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही विनिंग एंड वर्किंग की जो रेगुलर क्लासेस है 6 से 8 PM के बीच में, वेंटिलेशन का आपको 8 से 10 PM के बीच में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे चल रही है। लेजिस्लेशन की मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 PM to 8 PM चल रही है, ओवरमैन की चल रही है। तो ये जो क्लासेस है, रेगुलर क्लासेस या स्पेशल क्लासेस, दोनों में 15 दिन की, दोनों जो स्पेशल क्लासेस है वो 15 दिन की है, तो उस दोनों में जो आपको सूटेबल होती है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट व्हेन गैलरी साइज 4.8 मीटर इंटू 3 मीटर ऑफ डेप्थ, 3 मीटर ऑफ डेप्थ फ्रॉम द सरफेस 370 मीटर, 370 मीटर की गहराई पर जो डेवलपमेंट के दौरान में कितना परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन निकलती है उसको बारे में पूछा गया। ऑप्शन नंबर में ए में दिया हुआ है 20%, बी में दिया हुआ है 19%, सी में दिया हुआ है 18%, डी में दिया है 21%, ई में दिया है नन ऑफ द अबव। तो जैसे ही आप बात करते हैं तो रेगुलेशन 111 जो कि डेवलपमेंट, जो हमारी डेवलपमेंट से रिलेटेड है रेगुलेशन, उसमें बताई गई है सेंटर टू सेंटर पिलर साइज, और साथ ही जो है अपना जो गैलरी की विड्थ है, गैलरी की चौड़ाई है और सरफेस से गहराई है, उसके हिसाब से अपना ये चीज बताई गई है। तो हम लोग जो है ये जो दिखाई दे रही है, इसमें फिर से एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है क्या चीज, क्या 4.8 मीटर इंटू 3 मीटर, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस 370 मीटर। तो ये जो 360 मीटर से जब अधिक होती है गहराई, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि गैलरी साइज, पिलर साइज जो होती है 48 इंटू 48 मीटर की होती है। और मैं इसकी पिक्चर बना करके बोर्ड पर बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए आ जाता हूँ बोर्ड पर ही, तो उसके बाद जो है अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी गैलरी साइज दी है उसके आधार पर आपको क्या निकालते हैं, जैसे ये पिलर है जो बोला जा रहा है क्या चीज 370 मीटर ये दी हुई है, सरफेस है, ये सरफेस है, और सरफेस से ये 370 मीटर की गहराई पर, जो कि 370 मीटर की गहराई पर आपका क्या है, पिलर है। पिलर को अगर मैं बना दूं तो इस तरीके का ये पिलर है, और ये जो गैलरी है जिसमें कि ये सेंटर टू सेंटर दिखाई दे रही है, ये इस तरीके के मैं बना दे रहा हूं। तो ये जो है आपकी तैयार हो गई क्या चीज, जो अंडरग्राउंड में गैलरी तैयार कर रहे हैं वो चीज, जो कि गैलरी साइज दिया हुआ है 4.8 मीटर। यहां से यहां तक का जो साइज है वो प्लान बनाया हो तो ये 4.8 मीटर है, और जो ऊंचाई है वो है आपका 3 मीटर, ऊंचाई जो है आपका 3 मीटर है। तो पिलर साइज क्या होगा, सबसे पहले तो पिलर साइज जानना होगा। तो जो CMR आपका 111 है,
उसमें बताई गई है कि सरफेस से गहराई और गैलरी की चौड़ाई के अनुसार से जब 360 मीटर से अधिक गहरा कोयला सीम रहता है तो वहां पर जो मैक्सिमम साइज 48 मीटर इंटू 48 मीटर का दिया गया। 370 मीटर है तो तुरंत जो है उसी पर 4.8 मीटर गैलरी साइज है तो 4.8 लास्ट जो कॉलम दिया गया है और लास्ट जो रो दिया गया उसमें वो फिट बैठती है। और वहां पर जो पिलर साइज हो जाती है, पिलर साइज वो आपको अपने से डिसाइड करनी है। 48 मीटर इंटू 48 मीटर ये साइज का रहेगा। तो यहाँ पर आप सेंटर टू सेंटर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो है क्या है, सेंटर टू सेंटर है। अगर ये वाला जो ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है इसी लाइन को मिलाने वाली जो आपका कोयला है उसी कोयले को आप निकालते हैं। तो ये कोयला ही आपका परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन देगा। तो इसको निकालने के लिए अगर इसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी करते हैं तो वो जो दो ठो एरिया दिया हुआ है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है क्या होगी, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस स्मॉल एरिया ऑफ ए बी सी डी। इसको आप डिवाइड करते हैं क्या चीज के, बड़ी वाली एरिया से। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इंटू में 100 करते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी सी डी कितनी है, 48 मीटर इंटू 48 मीटर। अब माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये जो ए बी होगी कितनी होगी, इधर से 2.4 मीटर, इधर से 2.4 मीटर, कहने का मतलब 4.8 मीटर कम हो जाएगी। तो 48 में से 5 मीटर घटा दीजिए तो कितना होगा, 43 होगा, 43 होगा, लेकिन 43 तो होगा नहीं, कितना होगा 43.2 होगा। तो ये 43.2 का इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये डिवाइड कीजिए कितना से, 48 इंटू 48 से डिवाइड कीजिए और साथ में ध्यान दीजिएगा इंटू 100 करना होगा, तब जाके ये परसेंटेज में निकलेगी। तो इसको कैलकुलेट करके आंसर दीजिए मेरे कमेंट्स बॉक्स में कि कितनी आ रही है और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके कमेंट्स बॉक्स में जो देंगे उसको मैच करके कल हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर आपको वैसे बनी हुई है, आंसर बी दी हुई है, आपको आंसर बी आ रही है कि नहीं आ रही है वो आप चेक कर लेंगे। चलिए मैं स्लाइड शो के तहत इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 111 से रिलेटेड एक प्रश्न पूछी गई है, पूछी ही जाएगी, फिर से पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में। ये सब क्वेश्चंस मानिए कि कंफर्म आपके एग्जामिनेशन में आने वाली है। इसी टाइप का आएगी, यही क्वेश्चन तो नहीं आएगी लेकिन इसी टाइप का श्योर शॉट है कि आपके एग्जामिनेशन में आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द ड्रम और शीप्स ऑफ द वाइंडिंग इंजन एंड ऑफ द पुली एंड शीप्स यूज्ड इन द कनेक्शन विद द वाइंडिंग सेल अनलेस अदरवाइज परमिटिंग इन राइटिंग बाय द चीफ इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन बी नॉट लेस टाइम्स बी द डायमीटर ऑफ द रोप इन अदर केसेस। कहने का मतलब कि जो सॉफ्ट माइंस में जो हमारी पुली होती है या जो ड्रम होता है उसका डायमीटर जो वाइंडिंग इंजन में रहती है वो पुली और जो सीव है जो उसके साथ वाइंडिंग के साथ जो यूज हो जाती है, जब तक कि परमिशन नहीं दी जाती है चीफ इंस्पेक्टर द्वारा, जिसमें कि सब्जेक्ट उसमें जो कंडीशंस नहीं लगे रहते हैं जिसमें स्पेसिफाई की गई है, वो कितना डायमीटर से, ये रोप के डायमीटर से कितना डायमीटर से कम नहीं होगी। तो ये रेगुलेशन जो 78 का 4 है जिसमें कि ये बात बताई गई है कि 100 टाइम्स से कम डायमीटर का नहीं होना चाहिए। तो बी नंबर को आप 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप अदर केसेस में आप ये जो है टिक लगाएंगे। बी नंबर 78 का 4 जरूर पढ़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसको हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के तौर पर आज की क्लास में कर चुके हैं। तो इस तरह से इंपीरिकल फार्मूला रूफ रॉक लोड का निकाल चुके हैं, सिलेक्शन कर चुके हैं सपोर्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी व्हाइल डिजाइनिंग द साइज ऑफ द पिलर इज टेकन नॉट लेस देन। तो जब पिलर का डिजाइन करते हैं तो उसमें जो कैलकुलेशन से साइज आती है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी ली जाती है, 1.25, 1.5, 2.25, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ आंसर सी तो दी हुई है कि 2 से कम नहीं लेते हैं, लेकिन
यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मैं आपके सामने रखा हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ पिलर बटे में लोड ऑन पिलर। तो स्ट्रेंथ ऑफ पिलर बटे में लोड ऑन पिलर निकालने के लिए फार्मूला हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़, जी जो है अभी उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए कि एस इक्वल्स टू क्या है 7180 डब्ल्यू टू द पावर 0.46 डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ब्रैकेट में डब्ल्यू प्लस बी बटे में डब्ल्यू का होल स्क्वायर इंटू में एच टू द पावर 0.66। तो ये लोड ऑन पिलर निकालने का है और स्ट्रेंथ ऑफ पिलर निकालने का ये मुनरो द्वारा दिया गया फार्मूला है। उसके आधार पर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। तो यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि पिलर की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होनी चाहिए। तो ये मैं नॉट लेस देन 1 तो लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पर टाइप ऑफ पिलर के आधार पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टोइंग पिलर रहती है तो 0.7 से 1 के बीच में होती है। अनस्टोवेड यानी कि केविंग वाली पिलर रहती है तो 2 से कम नहीं होती है। चेन पिलर ऑफ ए पिलर होता है तो 1.5 से 1.5 के बीच में होती है। पिलर ऑफ नॉन इफेक्टिव जो होती है 2 से कम नहीं होती है। तो इल्ड पिलर लाइन वाली 0.7 से 1 होती है। रिब पिलर अगेंस्ट गो 0.5 से 7 होती है। तो इस तरह से जो ये अलग अलग पिलर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो डीजीएम सर्कुलर में बताई गई है उसके आधार पर आंसर आप जो प्रश्न ठीक बैक करके मैं आ जाऊं तो आप 2 से कम नहीं देंगे। तो इस तरह से जो आपके सामने सी आंसर थी, सी फैक्टर ऑफ सेफ्टी व्हाइल डिजाइनिंग द साइज ऑफ पिलर इज टेकन नॉट लेस देन 2, सी नंबर को आप देंगे। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 20 है, ए कोल सीम लाइंग एट ए डेप्थ ऑफ 200 मीटर इन ए डेवलप्ड बाय बोर्ड एंड पिलर मेथड, पिलर आर 30 meter center to center with the gallery width 4 meter, unit weight of the overlying strata is 28 kilonewton per cubic meter. If the pillar strength is 9.32 megapascal, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ पिलर। पिलर की फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की फार्मूला तो आपको याद ही रखने की, स्ट्रेंथ ऑफ पिलर बटे में पिलर कितना का ताकत पर वो टूटती है और उसके ऊपर लोड कितना पड़ रहा है, इसी को डिवाइड करके निकालनी जाती है। वैसे कोयला 200 मीटर के गहराई पर है, बोर्ड एंड पिलर मेथड से आप डेवलप कर रहे हैं। सेंटर टू सेंटर पिलर की जो साइज है 30 मीटर है। 4 मीटर गैलरी की साइज है। जो रॉक डेंसिटी है वो 28 किलो न्यूटन यानी 2.8 टन पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। पिलर का स्ट्रेंथ भी दिया हुआ है यहाँ पर जो 9.32 मेगा पास्कल है। तो उसके जगह पर आप डायरेक्ट रख सकते हैं पिलर के स्ट्रेंथ के जगह पर, लेकिन इसको चेंज करके निकालनी होगी। मेगा पास्कल में दिया द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ पिलर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ पिलर निकालने के बाद तो इस क्वेश्चंस को बना करके प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड पर। तो मिसा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और एग्जामिनेशन की तैयारी को प्रतिदिन इसी तरीके से करके मिसा सर के 03 यूट्यूब चैनल को अपना एग्जाम निकालिए और प्रमोट होइए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से